पहले दिन जब आपकी अमीर बड़ी बहन आपको घर लाई तो आपका सामना दूसरी बहन और उसके ग्रीन टी धोखेबाज बॉयफ्रेंड से हुआ। वे दादाजी से आशीर्वाद की भीख मांग रहे थे, लेकिन ठीक जब वे गले मिल रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे और दादाजी दया खाकर पिघलने ही वाले थे, तभी परिवार को अचानक आपके मन की आवाज सुनाई दी। ओह, मेरी नासमझ दूसरी बहन, उसने वास्तव में तुमसे एक भी पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवाया है, लेकिन वह परोक्ष, इनडायरेक्टली रूप से तुम्हारा फायदा उठा रहा है। जब भी उसे कुछ खरीदना होता है, वह अपने मोमेंट्स, स्टेटस पर पोस्ट करता है और उसे सिर्फ तुम्हें दिखाता है। बेचारी भोली दूसरी बहन अभी भी पूरी तरह से अनजान है। हर बार उसे स्वाभाविक रूप से उसे गिफ्ट देने के लिए तरह तरह के बहाने खोजने पड़ते हैं। दूसरी बहन हर तरह से बहुत अच्छी है, सिवाय इसके कि पुनर्जन्म के समय वह अपने आईक्यू, बुद्धिमत्ता में कोई भी पॉइंट डालना भूल गई। तुम उसे अपना ऐसा पहला प्यार मानती हो जिसकी कोई जगह नहीं ले सकता, लेकिन वह तुम्हें सिर्फ एक विकल्प, स्टैंड इन के रूप में देखता है। तुम उसके लिए सिर्फ एक चलती फिरती एटीएम हो। एक बार जब ड्रैगन किंग वह खुद अपनी शानदार वापसी करेगा तो सबसे पहले तुम्हारी ही बलि चढ़ेगी। दूसरी बहन की आंखें सदमे से फटी रह गईं। बलि चढ़ने से उसका क्या मतलब था? विकल्प से उसका क्या मतलब था? दादाजी घबरा गए थे। आखिर ये चल क्या रहा है? क्या यह इस बच्चे के मन की आवाज हो सकती है? उन्होंने अपने आसपास के लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने के लिए नजरें घुमाईं। फिर उनकी नजरें सीधे बड़ी बहन से जा मिलीं। वह उनकी सबसे पसंदीदा बड़ी पोती थी। दादा और पोती के बीच बिना कुछ कहे एक आपसी समझ थी। उसने हल्के से बूढ़े दादाजी की ओर सिर हिलाया। यह स्पष्ट था कि वह भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची थी। दोनों ने फिलहाल शांत रहने और यह देखने का फैसला किया कि आगे क्या होता है। आप इस बात से पूरी तरह अनजान थे कि महज कुछ ही मिनटों में कमरे के अंदर क्या हलचल मच गई थी। आपने देखा कि आपकी सस्ती दूसरी बहन आपको घूर रही है, लेकिन आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। आपने बस यही सोचा कि वह आपको इसलिए देख रही है क्योंकि उसने आपको पहले नहीं देखा था। अंदर ही अंदर आपको उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था। दूसरी बहन कितनी ग्लैमरस लगती है, लेकिन वह असल में किसी और कपल के छोटे से खेल में सिर्फ एक मोहरा है। जी बोजान इस बार उसे ढूंढने सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसका अपनी असली गर्लफ्रेंड से झगड़ा हो गया है। वह बस दूसरी बहन का इस्तेमाल अपनी गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए करना चाहता है, और क्योंकि वह काफी अमीर और भोली है, इसलिए उसे साथ में थोड़ा भावनात्मक सहारा भी मिल जाएगा। जैसे ही वे दोनों वापस एक होंगे, तुम पहली इंसान होगी जिसे वह लात मारकर बाहर निकाल देगा। यह सुनकर दूसरी बहन की भावनाएं पूरी तरह से सुन्न, शॉर्ट सर्किट हो रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली। अगर बात सिर्फ पैसों की होती तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे ही वह जी बोझान पर भड़कने वाली थी, वो बोझान बूढ़े दादाजी के सामने आ गया। उसने गंभीरता से कहा, चाहे कुछ भी हो, बोझान ने मेरी जान बचाई है। आप कह सकते हैं कि अगर वह न होता तो मैं आज यहां नहीं होती। दादाजी, क्या यह किसी भी और चीज से ज्यादा जरूरी नहीं है? दादाजी ने ताना मारते हुए कहा, जागो, किंग राजवंश, चिंग डायनेस्टी का समय खत्म हो चुका है। कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान और शादी दांव पर लगाना अब चलन में नहीं है। इससे पहले कि बूढ़ा व्यक्ति अपना मजाक उड़ाना शुरू करता, वह बिना फिल्टर वाली मन की आवाज फिर से गूंज उठी। उसकी जान बचाई, पफ। जी बोझान ने मेरी बेचारी दूसरी बहन की जान कब बचाई? दादाजी के खड़े होने की गति रुक गई। उस बूढ़े चालाक इंसान ने भांप लिया कि कहानी में कुछ और भी है। उन्होंने अनजान बनने का नाटक किया और पूछा, क्या तुम कॉलेज के उस जहाज डूबने वाले हादसे की बात कर रही हो जब तुम उस सुनसान टापू पर फंस गई थीं? भले ही दूसरी बहन प्यार में अंधी थी, लेकिन उसे उसी वक्त समझ आ गया कि बूढ़ा व्यक्ति क्या साजिश रच रहा था। हां, बिल्कुल, वही जहाज का डूबना। आपने अपनी यादों में जल्दी से इससे जुड़ी बातें खोजी। अचानक आपको याद आ गया। मुझे अब याद आया, मेरी दूसरी बहन सच में बहुत दयनीय है। वह वास्तव में बहुत ही बेचारी है।
दूसरी बहन ने मन ही मन सोचा, मैं फिर से दयनीय कैसे हो गई? इसे अभी विस्तार से समझाओ। दूसरी बहन शायद अभी भी नहीं जानती, उस जहाज डूबने वाले हादसे के दौरान जिबो उसे खींचकर टापू पर नहीं लाया था। वह तो खुद अपनी जान बचाने में बहुत व्यस्त था। वह तो एक डॉल्फिन थी जिसने तुम्हें धकेल कर किनारे पर पहुंचाया था। दूसरी बहन का दिमाग सुन्न रह गया। वह सोचती है, "अ, अगर यह सच भी है, फिर भी जीबोजान ने पूरे एक दिन और रात मेरी देखभाल की। उसने मुझे गर्म रखने के लिए पुआल की चटाई से भी ढका था।" आपकी मन की आवाज ने एक सटीक क्रिटिकल हमला किया। जहां तक तुम्हारी देखभाल करने की बात है, वह कोरी बकवास है। तुम्हें पुआल की चटाई में लपेटना तुम्हें गर्म रखने के लिए नहीं था। वह बस इस बात से डरा हुआ था कि तुम मर जाओगी, सड़ने और बदबू मारने लगोगी और कोई बीमारी फैला दोगी। उस पूरे दिन और रात दूसरी बहन सिर्फ अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर जिंदा रही। जिबोबोजान बस उसी समय वहां से गुजरा जब तुम जागी, और यह देखकर कि तुम मरी नहीं हो, उसने तुम्हारा रक्षक होने का नाटक किया। और सोचो, दूसरी बहन ने असल में इस बात पर यकीन भी कर लिया। बचाए जाने के बाद उसने न केवल उसे अपना सच्चा प्यार माना, बल्कि उस पर खूब पैसा भी लुटाया। सच कहूं तो अगर वह वास्तव में अपने रक्षक का कर्ज चुकाना चाहती थी, तो उसे मरीन कंजर्वेशन सोसाइटी, समुद्री संरक्षण संस्था को दान देना चाहिए था। हॉल में तुरंत सन्नाटा छा गया, हालांकि जी बोजान को नहीं। उसके एक्स बॉयफ्रेंड के वापस जाते हुए पीठ को देखकर दूसरी बहन ने निराशा में अपना सिर झुका लिया। दूसरी बहन बहुत उदास लग रही है, उदास मत हो। इस सांत्वना भरी मन की आवाज को सुनकर दूसरी बहन को अंदर से बहुत अपनापन महसूस हुआ। उसने आपकी ओर देखा तो यह है वह छोटा भाई जिसे अभी अभी वापस लाया गया है। भले ही उसने अभी अभी बेदर्दी से उसके दिल पर वार किया था। जैसा कि कहावत है, अगर आप 99 बार फेल होते हैं तो आपको एक और बार उठकर कोशिश करनी चाहिए ताकि पूरे 100 हो जाएं। हाँ, मुझे अभी भी उसे एक्स बॉयफ्रेंड को उल्टा लटकाकर पीटना चाहिए। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। मेरे होंठ मत सिकुड़ो। दूसरी बहन गुस्से से लगभग बेहोश होने वाली थी। दादाजी ने हल्की सी खांसी की। आखिर वो उनकी दूसरी पोती थी। अगर वो सच में गुस्से से मर जाती तो उनकी बूढ़ी हड्डियों को ही उसकी लाश उठानी पड़ती। तुम चेन फैन होगे, यहां आओ। अंततः बुलाए जाने पर आपको याद आया कि आप यहां अपने परिवार को अपनाने आए थे। आप एक अच्छे बच्चे की तरह दौड़ कर गए। वो मैं ही हूं। नमस्ते दादाजी, नमस्ते। दादाजी ने औपचारिकता से सिर हिलाया। चेन यिंग, दादाजी, ने सालों तक व्यापारिक दुनिया पर राज किया था। वह हमेशा से ही कठोर और कम बोलने वाले इंसान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि बुढ़ापे में अचानक उनका एक पोता सामने आ जाएगा। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आपसे कैसे बात करें। हालांकि जैसा कि उन्होंने पहले ही योजना बनाई थी, सबसे पहले उन्हें पर्याप्त पैसा देना था ताकि भविष्य में आप चंद रुपयों के लिए किसी के सामने न झुकें। ये सोचकर दादाजी ने अपनी छड़ी जमीन पर थपथपाई। उन्हें घुमा फिराकर बात करना पसंद नहीं था, इसलिए वह सीधे मुद्दे पर आ गए। सबसे पहले, चेन परिवार में तुम्हारा स्वागत है। दूसरी बात, चूंकि तुम वापस आ गए हो, कुछ नियम हैं जिनका तुम्हें पालन करना होगा। नियम नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर नहीं आ रहा हूं, बल्कि किसी क्लासरूम में लौट आया हूं। क्या दादाजी को पक्का यकीन है कि वह एक बिजनेसमैन है, टीचर नहीं? या फिर सारे बॉस इसी टोन में बात करते हैं? ओह नहीं, जब मैं बाद में सोसाइटी में काम करने जाऊंगा, तो क्या मैं मीटिंग रूम में ही नहीं सो जाऊंगा? कितना बोरिंग है। ये सुनकर दादाजी ने अपनी पलकें उठाईं और आलस से आपकी तरफ देखा, जो वहां बिल्कुल सीधे और शरीफों की तरह बैठे थे। वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए और अपने तैयार किए गए पारिवारिक नियम सुनाते रहे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जब किसी के पास बहुत ज्यादा खाली समय होता है, तो वो सबसे अजीबो-गरीब हरकतें करता है।
ठीक अभी की तरह आप इतने बोर हो रहे थे कि आपने दादाजी को ऊपर से नीचे तक देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे आपकी नजर दादाजी के बाएं हाथ के पिछले हिस्से पर पड़ी। वहां एक भरा हुआ घाव, स्कार था। कुछ लोग बूढ़े होने पर बहुत गंभीर होने का नाटक करते हैं, लेकिन अपनी जवानी में वे असल में प्यार के लिए आगे बढ़ने वाले योद्धा, वॉरियर्स थे। जैसे ही ये शब्द मन में गिरे, बड़ी बहन और दूसरी बहन, जो बूढ़े दादाजी के लेक्चर से बचने की योजना बना रही थीं और वहां से खिसकने ही वाली थीं, उन्होंने शानदार तरीके से अपने उठाए हुए पैर वापस खींच लिए। आपने दादाजी को आपको घूरते हुए नहीं देखा था। आप पूरी तरह से अपने ख्यालों में मग्न थे। दादाजी एक गांव से आए थे। वो और दादी बचपन का प्यार, चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स थे। एक बार दादी के जन्मदिन पर वह धान के खेतों में चावल काट रही थी। जब दादाजी को पता चला, तो रोमांटिक होने के लिए उन्होंने उनके लिए ढेर सारे खूबसूरत फूल तोड़े, उन्हें लपेटा और ले आए। लेकिन किसने सोचा होगा कि मैं तुम्हें स्वागत के उपहार के रूप में पॉकेट मनी के तौर पर 5 मिलियन 50 लाख दे रहा हूं। इसे जैसे चाहो वैसे खर्च करो। दादाजी ने अचानक अपनी आवाज तेज कर दी। इस चौंकाने वाली रकम को सुनकर आपका पूरा शरीर मानो डॉलर के निशान के आकार में बदल गया। दादाजी, आप सिर्फ मेरे सगे दादाजी नहीं हैं, आप मेरे भगवान हैं। दादाजी बाहर से पहाड़ की तरह शांत दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर उनके पसीने छूट रहे थे। बाल बाल बचे, बस थोड़ा सा और ये छोकरा सब कुछ बक देता। दूर से ये देखकर बड़ी बहन और दूसरी बहन का दिल पूरी तरह टूट गया। कहानी आगे सुनाओ ना, क्या ये सिर्फ 5 मिलियन की बात है? उन्हें बहुत चिढ़ मची कि आप इतने कम पैसों में बिक गए। ये तो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हमें पक्का इसे दुनिया दिखाने के लिए बाहर ले जाना होगा। 5 मिलियन का सफलतापूर्वक इस्तेमाल करके आपकी मन की बकवास को शुरू होने से पहले ही दबा देने के बाद दादाजी ने आपके लिए कुछ काम खोजने का फैसला किया, ताकि आपको उनके पुराने राज खोदने का खाली समय न मिले। सच में दादाजी बहुत हैरान थे कि आखिर आपको यह खुफिया जानकारी मिली कहां से। आपके मुंह से उन्हें प्यार और नफरत दोनों एक साथ हो रही थी। उस बात को फिलहाल दरकिनार करते हुए दादाजी ने बायदू सर्च इंजन पर जो खोजा था, उसके अनुसार उन्होंने अपनी छोटी नोटबुक में बच्चों की परवरिश का एक गाइड लिख रखा था। मैनुअल के नियम नंबर 2 के अनुसार एक बार पैसे का इंतजाम हो जाए, तो बच्चे को बाहर ले जाकर हर तरह की हाई क्वालिटी खूबसूरत लड़कियों से मिलवाना चाहिए। उसे हर प्रकार दिखा देना बेहतर है, ताकि भविष्य में कोई भी ऐरी गैरी पैसों की लालची लड़की, गोल्ड डिगर, उसे आसानी से न फंसा ले। आज इसके लिए बिल्कुल सही मौका था। दादाजी ने अपनी सबसे भरोसेमंद बड़ी पोती पर नजरें गड़ाईं और बोले, तुम आज दोपहर कंपनी वापस जा रही हो ना? अपने छोटे भाई को अपने साथ ले जाओ। बड़ी बहन, जो पहले से ही आपको दुनिया दिखाने की योजना बना रही थी, को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी। उसने आपकी ओर देखा। क्या तुम यहीं रहना चाहते हो या मेरे साथ कंपनी चलना चाहते हो? आप लोग सच में मेरा